नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अरोरा है और स्वागत है आप सभी का कुर्बा स्पाइन एंड जॉइंट सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक्यूट शियाटिका के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शियाटिका को ठीक करना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे दोबारा आने से रोकना है। अगर आप शियाटिका का कोई इलाज नहीं भी कराएंगे तो बॉडी शियाटिका को खुद हील कर लेती है, लेकिन समस्या ये है कि या तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है या फिर एक बार ठीक होने के बाद ये दोबारा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दोबारा शियाटिका कभी भी ना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप शियाटिका को दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि आखिर शियाटिक नर्व होता क्या है। शियाटिक नर्व मानव शरीर की सबसे लंबी और मोटी नस होती है जो कमर से निकलकर कूल्हों से होती हुई पूरे पैर को सप्लाई देती है। बेसिकली ये एक मिक्स नर्व है जिसमें मोटार और सेंसरी दोनों टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं। मोटार का मतलब जो मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाले सिग्नल्स को कैरी करती है, और सेंसरी का मतलब जो टच, प्रेशर, टेम्परेचर को सेंस करने वाले जो हमारे स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं उनके सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है। इसीलिए ही जब भी आपको शियाटिका होता है तो आपको पैरों में कमजोरी आने के साथ साथ जलन, झुंझुनाहट ऐसी समस्याएं भी खड़ी होती हैं। जब भी किसी कारण से ये शियाटिक नर्व दब जाती है या इसमें सूजन आ जाती है तो शियाटिका के लक्षण सामने आते हैं, जैसे कि कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, पैर में झुंझुनाहट आना, पैर के तलुओं में जलन, पैरों में कमजोरी आना। इस टाइप के जो लक्षण, इन लक्षणों के समूह को ही शियाटिका कहते हैं। शियाटिका अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। मतलब इसके अंदर कई सारे सिम्टम्स जैसे दर्द, जलन, झुंझुनाहट आते हैं। शियाटिका होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से बहुत कॉमन कारण है स्लिप डिस्क होना, चाहे वो बल्ज हो, चाहे वो प्रोट्रूजन हो, चाहे वो एक्सट्रूजन हो, चाहे वो हर्निएशन हो। इन सभी कारणों से शियाटिका के लक्षण सामने आ सकते हैं। दूसरा, बढ़ती उम्र के साथ जब डिस्क में थोड़ा सा या गादी में थोड़ा सा पानी कम होने लगता है या हड्डी में डिजेनरेशन आ जाता है, हड्डी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसे मेडिकल की भाषा में ऑस्टियोफाइट कहते हैं, वो जब नर्व्स को इम्पिंच करता है या टच भी करता है तो शियाटिका के लक्षण सामने आ जाते हैं। एक और कारण होता है लिस्थेसिस। लिस्थेसिस में जो हड्डी है, जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी, वो एक के ऊपर से एक से थोड़ी सी खिसक जाती है। इसको पार्स इंटर-आर्टिकुलरिस डिफेक्ट भी कहते हैं। इसकी वजह से शियाटिका के लक्षण आ सकते हैं। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जब शियाटिक नर्व कूल्हों से होती हुई पार होती है तो पिरिफॉर्मिस मसल की टाइटनेस या कमजोरी की वजह से भी शियाटिक नर्व के लक्षण आपको आ सकते हैं। इसमें से जो सबसे कॉमन कॉज है वो है स्लिप डिस्क। तो आज मैं आपसे स्लिप डिस्क की वजह से जो आपको शियाटिका के लक्षण आ रहे हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। एक्यूट शियाटिका मतलब आपको अभी अभी एकदम रिसेंटली स्लिप डिस्क हुआ जिसकी वजह से शियाटिक नर्व में कंप्रेशन आ गया और आपको शियाटिका के लक्षण सामने आने लगे। अब वो शियाटिका या स्लिप डिस्क आपको चाहे भारी सामान उठाते वक्त हुआ हो या चाहे आप बाथरूम में नहाते वक्त मग्गा उठाने के लिए झुके हो और आप उसके सीधे ही ना खड़े हो पाए हो, आपको कमर और पैर में असहनीय दर्द होने लगा हो। एक्यूट शियाटिका के समय काल को या टाइम लाइन को हम दो फेजेस में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है शुरुआती 7 दिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद होते हैं 7 दिन से 8 हफ्ते। कुल मिला के ये जो 0 डे से 8 हफ्ते का समय है, मतलब लगभग 2 महीने का समय है, ये एक्यूट फेज कहलाता है। इसके बाद आता है क्रॉनिक फेज, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती 7 दिन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, शियाटिका को ठीक करना बहुत आसान है, लेकिन उसे दोबारा होने से रोकना उतना ही मुश्किल है। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है 7 दिनों के अंदर में और क्या उसके बाद करना है, और क्या 7 दिनों में नहीं करना और क्या उसके बाद भी आपको नहीं करना है। तो अपन ये मानते हैं कि आपको आज ही स्लिप डिस्क हुआ है या 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको स्लिप डिस्क हुआ है किसी भी कारण की वजह से। अब हर पेशेंट के लक्षण एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ पेशेंट्स को तो एकदम असहनीय दर्द हो जाता है, वो ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना करवट ले पाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कमर में दर्द तो होता है, साथ में पैरों में भी दर्द जा रहा होता है, लेकिन वो एकदम असहनीय नहीं होता है। तो पहले मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ उन पेशेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो एकदम असहनीय दर्द में चले गए हैं। ये जो दर्द है ये डिपेंड करता है कि आपको शियाटिका किस कारण से हुआ है और उसमें नस कितनी ज्यादा दब गई है। तो अगर आपको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप जो शुरुआत के 3 दिन है, अगर आपको आज शियाटिका हुआ तो जो शुरुआत के दिन है वो आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाइए। उतने ही काम के लिए उठिए जितना आपके रोजमर्रा की दिनचर्या के लिए आवश्यक हो। थोड़ा सा पेट के बल लेटिए, थोड़ा सा करवट में लेटिए, थोड़ा सा पीठ के बल लेटिए, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट में रहिए। इस दौरान पे आपको कोई भी काम नहीं करना है और कमर को ज्यादा से ज्यादा आराम देना है।
इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा, आपको एक तरह से इस तरह से समझिए कि जब आपको चोट लगती है तो आप क्या करते हैं, उस हिस्से को हिलाना बंद कर देते हैं ताकि हीलिंग के लिए बॉडी को समय मिल सके। तो शुरुआती 3 दिन में आपको बॉडी को वो समय देना होगा ताकि बॉडी अपने आप को थोड़ा सा हील कर सके, थोड़ा सा डिस्क को वापस खींच सके, थोड़ा सा जो सूजन है उसको कम कर सके। उसके बाद इसी दौरान में आप अपनी कमर पे गर्म या ठंडे, आपकी चॉइस पे बेस्ड है ये कि आप गर्म से सिकाई करना चाहते हैं या ठंडे से सिकाई करना चाहते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मौसम में रहते हैं। अगर आप ठंडे वातावरण में हैं तो आप गर्म से सिकाई करिए, अगर आप किसी गर्म जगह पे हैं या आपके आसपास का मौसम अभी काफ़ी गर्म है तो आप ठंडे से सिकाई कर सकते हैं। ये गर्म या ठंडे की सिकाई जो है 2 काम करेगी। एक तो मांसपेशियों में जो स्पाज्म आ गया, जो अकड़न आ गई है, उसे कम करने में मदद करेगी, साथ ही जो सूजन है उसे भी ठीक करने में मदद करती है। साथ ही इन दोनों सिकाइयों की वजह से जो लोकल ब्लड फ्लो है, जो कमर का जो ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा और उसके वजह से जो टॉक्सिन्स है, वहां पे जो टॉक्सिन्स डेवलप हो गए हैं चोट लगने की वजह से, बॉडी उन्हें थोड़ा सा रैपिडली क्लियर कर पाएगी। ध्यान रहे कि इन इनिशियल 3 दिनों में आपको कोई फ्लेक्शन एक्सरसाइज, कोई एक्सटेंशन एक्सरसाइज, कोई योगा ट्राई नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से आपका जो अभी एकदम रिसेंट वाला स्लिप डिस्क है वो बढ़ जाए। अगर खांसने या छींकने से भी आपका दर्द बढ़ रहा है तो आपको एक विशेष सावधानी लेनी होगी कि खांसने और छींकने से जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो रिवर्स में डिस्क पे प्रेशर डालता है, जो आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने पेट की मांसपेशियों को टाइट कर लें और पेट को इस तरह से पकड़ के, इस तरह से दबा के खांसे या छींके। इससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी और जो आपका दबाव है, जो डिस्क पे जो दबाव पड़ेगा वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। पलंग से उठने के भी कुछ नियम हैं, उन्हें भी ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब भी आपको उठना है तो ऐसे सीधा कभी भी ना उठें, हमेशा एक तरफ करवट लें और उसके बाद उठें। आप किसी भी साइड का करवट लेके उठ सकते हैं, चाहे आपको दर्द लेफ्ट में हो तो आप लेफ्ट साइड का करवट लेके भी उठ सकते हैं, लेकिन हमेशा करवट लेके उठें। लेकिन एक अगर आपके पास सुविधा है, आपके पलंग में दोनों साइड की सुविधा है, तो जिस तरफ दर्द है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लेके उठने की कोशिश करें। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरफ दर्द है आप उस तरफ से नहीं उठ सकते, बस ध्यान ये दीजिए कि हमेशा करवट लेके ही उठना है आपको। ये सारी सावधानियां उन एक्यूट डिस्क वाले पेशेंट्स को भी अपनानी चाहिए जिनको सिम्टम्स कम हैं, मतलब उनको उठने बैठने में इतनी तकलीफ नहीं, लेकिन अगर ये सब सावधानियां वो बरतते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, तो इससे उनकी जो स्लिप डिस्क है वो कम से कम बढ़ेगी नहीं। अब मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो आपकी जो सियाटिक नर्व है उसमें किसी भी टाइप की स्कारिंग आने से रोकेगी। अब स्कारिंग क्या होता है? जब आपको स्किन पे बाहर चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक काली पपड़ी जम जाती है और आसपास की जो स्किन है वो काफी टाइट होकर सिकुड़ने लगती है, इसे ही स्कारिंग कहते हैं। ये सेम फिनोमिना डिस्क के साथ भी होता है और नस के साथ भी होता है। तो जब हमारी नस दब गई है तो वहां पे स्कारिंग होने लगेगी। स्कारिंग को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उस पर्टिकुलर नस की स्ट्रेचिंग। लेकिन आप जब YouTube में देखेंगे या कहीं और सर्च करेंगे तो आपको नर्व ग्लाइड या नर्व स्ट्रेचिंग करके कई टेक्निक्स मिलेंगे, लेकिन आपको इस एक्यूट फेज में वो एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। एक सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको बस अभी बताने ही वाला हूँ। वो सिंपल एक्सरसाइज आप हर 2 से 3 घंटे में करिए, आपको इससे थोड़ा सा दर्द में राहत भी मिलेगी और आपकी जो स्कारिंग है, जो नर्व स्कारिंग होने वाली है, उसमें भी कमी आएगी। ये जो भी पेशेंट है अपने जिनको माइल्ड डिस्क है वो भी इस एक्सरसाइज को तुरंत चालू कर सकते हैं। एक्यूट फेज के शुरू से केस जो 7 दिनों में जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी कमर की मांसपेशियों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके लिए पहले पीठ के बल लेट जाए, इसे नी टू चेस्ट एक्सरसाइज भी बोलते हैं। अपने जिस पैर में आपको दर्द है ये एक्सरसाइज उस पैर से शुरू करें, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज दोनों पैरों के लिए करनी है। तो दर्द वाले पैर को पहले मोड़ लें और उसे घुटने के ऊपर से इस प्रकार से पकड़ लें और इसे अपनी तरफ खींचे। खींच के 5 सेकंड से 10 सेकंड तक आप इसे यहीं पे रोक के रखें और फिर धीरे से सीधा कर लें। ये एक्सरसाइज ऑल्टरनेट वे में करें। जैसे आपने पहले लेफ्ट पैर के लिए शुरुआत की है तो लेफ्ट पैर के बाद राइट पैर की करें और उसके बाद फिर से लेफ्ट पैर की करें। नी टू चेस्ट की एक्सरसाइज में मैंने कई लोगों को देखा है कि वो पूरा जो घुटना है अपनी तरफ खींचने की ओवर कोशिश कर देते हैं। इससे उनकी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है, फायदा नहीं होता। नी टू चेस्ट का मतलब होता है एक बहुत कंफर्टेबल स्ट्रेच जो आपके लोअर बैक और हिप में आना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा भी देखा कि इस पोजीशन पे आते हैं, उसके बाद अपनी अपर बॉडी को भी साथ में उठा लेते हैं।
इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप एक्सरसाइज को करें तो आपका जो हेड है और जो अपर बैक है वो पूरी तरह से रेस्टेड होना चाहिए और ऑल्टरनेट वे में इस एक्सरसाइज को आप करें। अब बात करते हैं 7 दिन के बाद की। देखिए, इनिशियली बेड रेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, इससे आपके शरीर को थोड़ा समय मिलता है हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने का। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बेड रेस्ट पे रहते हैं तो आपकी जो मांसपेशियां हैं, चाहे वो पीठ की हो चाहे वो पेट की, वो कमजोर पड़ जाएंगी। इससे आपको जो डिस्क है उसके बढ़ने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका दर्द बहुत असहनीय है तो 2-3 दिन और बढ़ा लीजिए आप अपने बेड रेस्ट को, लेकिन उससे ज़्यादा बेड रेस्ट को आपको नहीं बढ़ाना है। धीरे धीरे उसके बाद आपको नॉर्मल एक्टिविटी में वापस आने की कोशिश करनी है। तो जो सबसे पहला काम आपको नॉर्मल एक्टिविटी में आते वक्त करना है वो है कमर की बेल्ट पहनना। एलएस बेल्ट के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारी मांसपेशियां स्पाज्म में है, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो वीक हैं, तभी हमें स्लिप डिस्क हुआ है। तो एलएस बेल्ट जो है आपके स्पाइन को स्टेबलाइज करने में मदद करेगी और आपके डिस्क को आगे बढ़ने से रोकेगी। तो दिनचर्या में जाने से पहले आप एक अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर एलएस बेल्ट खरीदिए और उसे पहनिए। इनिशियली कम से कम टोटल 1 महीने तक आप इस बेल्ट को सिर्फ नहाते, खाते और सोते वक्त उतारिए। बाकी एनी टाइम इस बेल्ट को पहन के रखिए ताकि आपको और फर्दर डैमेज ना हो पाए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस फेस में आपको क्या क्या नहीं करना है। देखिए, करना क्या है वो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक तरफ इलाज करने की कोशिश करते हैं, एक तरफ एक्सरसाइजेस करते हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे अनजाने में काम कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनका दर्द ठीक ही नहीं हो पाता, उनकी डिस्क बढ़ती ही चली जाती है। तो जो सबसे पहला काम आपको नहीं करना है, आगे बिल्कुल भी आपको नहीं झुकना है। चाहे वो आप कोई एक्सरसाइज या योगा करने के लिए झुक रहे हो या कुछ आपका सामान गिर गया हो उसे उठाने के लिए। अगर आपका कोई सामान जमीन पे गिर गया है तो उसे प्रॉपर सिटिंग टेक्निक्स के साथ बैठ के ही आप उठाएं। कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है इस दौरान में। महिलाओं के लिए अपना जो 2-2.5-3 किलो का जो कुकर है या फिर कोई बाल्टी है, ये भी भारी सामान की कैटेगरी में फिलहाल आएगा। तो आपको ऐसा कोई भी सामान फिलहाल नहीं उठाना है। आपने अधिकतर देखा होगा कि sciatica में जब एक साइड का पैर का दर्द होता है तो लोग दूसरे पैर पर वजन डाल के ज्यादा खड़े होने लगते हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो उसे तत्काल बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके ऑलरेडी एक पैर में दर्द है। अगर आप उसके अलावा छोड़ के दूसरे पैर में वजन डालेंगे तो आपके दूसरे पैर में भी कोई ना कोई तकलीफ खड़ी हो जाएगी। ठंड से थोड़ा सा कमर को बचा के रखें। देखिए, सिकाई जो आप करते हैं उसकी जो सही टेक्निक है सिकाई करने की, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो ठंडक एक अलग चीज है, लेकिन जो वातावरण की ठंडक है जो मांसपेशियों को और स्टिफ करती है, उससे थोड़ा सा आप अपने आप को बचा के रखें। एसी या कूलर का डायरेक्ट एक्सपोजर कमर में न होने दें। मेरी सलाह यह रहेगी आपके लिए कि आप स्ट्रिक्टली कॉटन मैट्रेस यूज करें। फिलहाल आप फोम, कॉइल या जितने भी ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस आते हैं वो यूज न करें। और सोना आपको गद्दे में ही है। फ्लैट सतह में सोने से नुकसान होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। जो बैक पेन के साथ कॉमन भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं उसके बारे में आपको उसमें काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ये जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने आप को जल्द से जल्द ठीक कर पाए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको सेंट्रलाइजेशन और पेरिफेरलाइजेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, देखिए आपको कमर में दर्द हो रहा है, आपको पैरों में भी दर्द हो रहा है। आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका पैरों का दर्द धीरे धीरे कम होता हुआ सिर्फ कमर के हिस्से में सिकुड़ गया, मतलब उसका सेंट्रलाइजेशन हो गया, वो एक जगह पे आ गया। इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। पेरिफेरलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको कमर और पैरों में दर्द है, आपको sciatica है और किसी भी टाइप के एक्सरसाइज करने से आपका दर्द पैरों में बढ़ रहा है। पैर में दर्द बढ़ने का मतलब कि आपकी डिस्क जो है वो नस को काफी ज्यादा इरिटेट कर रही है। अगर आपका पेरिफेरलाइजेशन ऑफ पेन हो रहा है तो एक्सरसाइज या जो भी पद्धति से आप इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं उसे तुरंत बंद कर दें। अपने नजदीकी चिकित्सक के पास जाएं, MRI कराएं और अच्छे से पहले जाने कि आपको किस लेवल का स्लिप डिस्क है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर पेशेंट के सिम्टम्स और हर पेशेंट का स्लिप डिस्क अलग अलग होता है। ठीक है, मेरे पैरों में झुंझुनाहट है, किसी और के पैरों में भी झुंझुनाहट है sciatica की वजह से, बट हो सकता है कि मेरे को बहुत माइल्ड डिस्क हो, उसकी वजह से झुंझुनाहट आ रही हो। लेकिन हो सकता है दूसरे पेशेंट को काफी ज्यादा डिस्क हो गई हो जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही हो। इसीलिए जो है आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि कहीं से भी कुछ भी देख के कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। सेंट्रलाइजेशन प्लस पेरिफेरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखिए। जो एक्सरसाइजेस, जो थेरेपी आपके पेन को सेंट्रलाइज कर रही है वही एक्सरसाइजेस आपको
करनी है। तो अब चलते हैं कि एक्यूट फेज में हमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक्सरसाइज के गोल को सेट कर लेते हैं। जो सबसे पहला गोल हमारा रहेगा वो मांसपेशियों की अकड़न को कम करना। दूसरा गोल रहेगा जो स्लिप डिस्क हो गया है उसे अंदर की तरफ धकेलने में बॉडी की मदद करना। तो सबसे पहली एक्सरसाइज के लिए पेट के बल लेट जाए, इसे लंबार एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिससे की मदद से हम कोशिश करते हैं कि जो डिस्क हमारी बाहर आ गई है वो थोड़ी बहुत अंदर की तरफ आ जाए। तो इसके लिए पहले अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रख लें। इस तरह से रखने के बाद अपने हाथों की ताकत से अपने आप को ऊपर धकेलें। इसमें ध्यान देना है कि आपको कमर से कोई भी ताकत नहीं लगानी है, पूरी ताकत आपकी हाथों से रहेगी। इस पोजीशन पे आने के बाद 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर धीरे से वापस चले जाएं। ये एक्सरसाइज आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज का सही तरीका है, इसमें हाथों की पोजीशन को देखिए, वो ठीक कंधे के नीचे हैं। जो इसका सबसे पहला जो गलत तरीका मैंने देखा है लोगों को करते हुए, वो हाथ को थोड़ा सा आगे रख के एक्सरसाइज करते हैं। आगे रख के जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कभी भी ये नहीं होता है कि आपको हाथों से ही ताकत पूरी मिले, आपको कमर से भी ताकत लगानी पड़ती है। इस स्थिति में आपकी कमर की मांसपेशियों में जोर पड़ता है, जो फिलहाल हमें नहीं देना है। दूसरा जो गलत तरीका है, वो लोग हाथ थोड़ा सा कंधे से पीछे रख के अपने आप को ऊपर धकेलने की कोशिश करते हैं। इसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो आपकी कमर की मांसपेशियों को, बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए एक्टिवेट होना पड़ता है। दूसरा, इससे आपके कंधों में भी काफी जोर पड़ता है। अगर आप एक्सरसाइज सही तरीके से करेंगे तो ही आपको एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब अगर आपको बहुत ज्यादा ऊपर उठने में तकलीफ हो रही है तो आप अपनी कोहनी के बल आके भी टिक सकते हैं इस तरह से। इस पोजीशन पे आने के बाद अपने आप को थोड़ा सा हाथ की ताकत से, कंधों की ताकत से ऊपर धकेलिए और फिर इतना नीचे वापस आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, अगर पेन बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज को आपको तुरंत बंद कर देना है। अगली एक्सरसाइज कमर में जो नस दबी हुई है उसके दबाव को कम करने के लिए है। इसके लिए आप किसी फ्लैट सरफेस पे पीठ के बल लेट जाएं। ध्यान दें कि सरफेस फोम का ना हो या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गद्दा ना हो। आप ऐसे हार्ड गद्दे पे लेट सकते हैं। लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को मोड़ लें। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको राइट साइड में पेन है तो आपको ये एक्सरसाइज लेफ्ट की तरफ में करनी है, और अगर आपको लेफ्ट साइड में पेन है तो ये एक्सरसाइज आपको राइट की तरफ करनी है। जैसे देखिएगा कि हम मानते हैं कि इनको राइट पैर में पेन है, तो इसके लिए पहले दोनों पैर को मोड़ के अपने राइट हाथ को फैला लें इस तरीके से, और अपने दोनों पैरों को लेफ्ट दिशा में झुकाएं। जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना झुकाएं। इससे जो आपकी डिस्क है वो थोड़ी सी पीछे आ जाएगी और आपके डिस्क में नस में दबाव कम होगा, जिससे आपको दर्द में काफ़ी राहत आएगी। इस एक्सरसाइज को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि एक अंजय जी कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और फिर ऊपर ले आ रहे हैं। दूसरा, नीचे जाके वहां पे 10 सेकंड तक रोक कर भी रख सकते हैं। जिसमें भी आपको ज़्यादा कंफर्ट हो उस तरीके को आप अपनाएं। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा कंफर्ट जल्दी जल्दी करने में आ रहा है तो वो करें, और आपको लगता है कि नहीं 10 सेकंड में आपको ज़्यादा आराम आ रहा है तो वो करें। इस एक्सरसाइज को भी आपको दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। हर बार में कम से कम 15 रेपिटेशंस करने की कोशिश करें, इससे भी आपको दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। अगली एक्सरसाइज का नाम है नर्व ग्लाइड। ये एक्सरसाइज हमें 7 दिनों के बाद ही करनी है। इस एक्सरसाइज का मेन काम नर्व में स्कारिंग को रोकना है। इसके लिए आप पीठ के बल सीधा लेट जाएं। उसके बाद जिस पैर में आपको दर्द हो रहा है उसे मोड़ लें। मोड़ के दोनों हाथों से घुटने के नीचे इस तरह से पकड़ लें। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पेट और जो पैर का एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने घुटने को सीधा करें। आपको वहीं तक सीधा करना है जहां तक आपको हल्का सा ही पेन आ रहा है। बहुत ज़्यादा पेन में एक्सरसाइज नहीं करना है। जब आप हल्के से पेन के लेवल पे पहुंच जाएं तो अपने पंजे को ऊपर और नीचे की तरफ हिलाएं। जब आप नीचे धकेलें तो पूरा धकेलें और ऊपर खींचें तो पूरा खींचें। इससे जो नस है उसकी स्ट्रेचिंग होगी और आपकी स्कारिंग रुकेगी। ये आपके पेन को क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट होने से भी रोकेगा, साथ ही अभी भी आपको इमीडिएटली पेन रिलीफ दिलवाएगा। ये एक्सरसाइज भी आपको दिन में 3 बार करनी है। हर बार में कोशिश करें कि आप 7 से 10 बार इस एक्सरसाइज को करें। ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करना है कि एक बार लगे हैं तो 25-30 बार कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल ना करें, उससे भी नर्व को नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारी है एक्यूट फेज की एक्सरसाइजेस।
इनका अच्छे से पालन कीजिए और जल्दी स्वस्थ हो जाइए। ये एक्सरसाइजेस आपका अभी तो पेन कम करने में आपकी मदद करेंगे ही करेंगी, साथ में पेन को क्रॉनिक होने से भी रोकेंगी। उम्मीद है ये एक्सरसाइजेज आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में ही आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आप 1-to-1 इंटरेक्शन चाहते हैं या 1-to-1 कंसल्टेशन या वीडियो कॉल पे कंसल्टेशन चाहते हैं तो इसकी बहुत छोटी सी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए korba.spinecare@gmail.com पे अपनी क्वेरी या अपनी रिपोर्ट्स भेजें। उसी में से आपको एक अपॉइंटमेंट नंबर और समय मिल जाएगा। उस समय पे आप मुझे कॉल करें तो आप, ताकि मैं आपकी परेशानियों को समझ के उसका निदान करने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।